एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत देश के कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा, अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा, अटल जी के विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए शक्ति देते रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री आज कृषि आंदोलन के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मध्य में जिला सहकारी बैंक की ओर से मेरठ व बागपत के 48 केंद्रों पर सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार विधेयक 2020 किसानों पर चर्चा करते हुए किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात की और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के शुभ अवसर पर देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर भाजपा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के किसान से वार्ता में कहा, मैं आप किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और इसके विभिन्न फायदों के बारे में बताने का आग्रह करता हूं, जिसमें कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई बहन के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार से वार्ता के निमंत्रण पर आएं। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान किसान, पीएम किसान और सरकार के अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर अनुवाद किया गया। कृषि कानून के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का पुराना वीडियो साझा किया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने लिखा, इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। ये कांग्रेस की मौका परस्त सोच बार बार पलटने का परिणाम है। बता दें कि कृषि आंदोलन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। कांग्रेस जहां एक तरफ किसानों का समर्थन खुलकर कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। कृषि आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर आए दिन हमलावर होते रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भी मोदी सरकार से कहा था कि बाकी देशों में तो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, भारत में कब होगा मोदी जी। भाजपा और कांग्रेस के बीच तंज कसने की कड़ी में जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का वीडियो शेयर किया। इसमें सोनिया गांधी कह रही हैं कि किसानों की फसल उनसे सस्ते दामों पर खरीदकर बड़े शहरों में महंगे दाम पर बेची जाती है। जो किसानों का हक है, उनकी पैदावार की सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही है। पिछले 1 महीने से किसान संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सर्द मौसम में भी किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों के समर्थन में कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र सौंपा था। किसानों के समर्थन में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के नागरिक भी सामने आए हैं। किसानों को दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए 1 महीना हो गया है। किसानों ने 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर आज सुबह 9 बजे टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करे गए हैं और कृषि आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आंदोलन की आगे की योजना तय की जाएगी। कृषि आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाएं और रास्ते आज भी बंद रहेंगे। आज भारत के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में किसान संगठन दिल्ली कूच करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन किसान संगठनों और धर्मगुरुओं से संपर्क कर
इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसान कम से कम संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में शामिल हो, मगर प्रशासन की कोशिशों का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान संगठन बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जाने के लिए अडिग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर यशवंत सिंह नामक एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए ट्वीट के जरिए कहा था, योगी आदित्यनाथ ने राज्य को एक ऐसे जंगल राज में बदल दिया है जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जिसके मद्देनजर पुलिस ने यशवंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था के हालात पर मतभेद प्रकट करना भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की सुनवाई में कहा, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ये अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सुरक्षित है। पुलिस ने यशवंत पर आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत केस दर्ज किया था। ये एफआईआर 2 अगस्त को कानपुर देहात के भोगनीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। पुलिस ने अपहरण, हत्या और फिरौती जैसी घटनाओं का आरोप यशवंत सिंह पर लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल की गई धाराओं के तहत अपराध का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए इस केस को रद्द किया जाता है। सिंह के वकील धर्मेंद्र सिंह ने कहा, राज्य में मामलों में टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। भारत जैसे बड़े देश में मतभेद होना स्वाभाविक है, ये अपराध नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री 26 से 27 दिसंबर पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह असम और मणिपुर का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान गृह मंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और गुवाहाटी के इंफॉल में गृह मंत्री के रहने की व्यवस्था कराई गई है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री ये दौरा कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। ये शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8000 नामघरों या वैष्णवों के मठों को वित्तीय अनुदान वितरित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है और गृह मंत्री के आगमन की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2021 में अप्रैल और मई के महीने में आयोजित की जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत ने कहा, गोवा सरकार ने अगले साल अप्रैल मई के महीने में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 अप्रैल और 24 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि लिखित परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 मई के बीच आयोजित होंगी। तो वहीं 12वीं क्लास के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 अप्रैल से 30 अप्रैल, लिखित परीक्षाएं 13 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी ने 15 जनवरी 2021 तक विषयवार टाइम टेबल भी जारी कर देगा। 10वीं और 12वीं के राज्य बोर्ड परीक्षा के लिए लगभग 35,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। कोरोना काल के चलते इन परीक्षाओं का आयोजन देर से किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2021 तक नहीं की जाएंगी। इसके अलावा ये परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इस बात की पुष्टि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से की गई थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देश तनाव को कम करने के लिए रणनीतिक तौर पर वार्ता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी हैं, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भारत का कहना है कि समाधान द्विपक्षीय होता है। चीन रणनीतिक तौर पर तो अपनी सेना को सीमा से पीछे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच सेनाओं को सीमा पर से पूरी तरह से हटाने के लिए अगले दौर की बैठक की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि राजनीतिक और सैन्य बातचीत जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे का रुख वार्ता के जरिए जानने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर आखिरी बातचीत 18 दिसंबर को हुई थी। तो वहीं हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में अपनी सीमा की कमान एक नए जनरल के हाथों में सौंपी थी।
आज भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,068 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो वहीं 336 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है, जिससे इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख के पार पहुंच गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 9 लाख के ऊपर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक भारत में लगभग 16 करोड़ के ऊपर सैंपल टेस्ट किए गए हैं और रिकवरी दर 95.77 है। ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन मिलने के बाद फिर से विश्व पर संकट मंडरा रहा है। इस नई स्ट्रेन के मद्देनजर 40 देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बैन कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि यदि इस प्रकार के हालात रहे तो आने वाले कुछ समय में ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगेगी। ब्रिटेन से भारत आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इस नई स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है पुराने वायरस की तुलना में ये वायरस 56% ज्यादा खतरनाक है। नई स्ट्रेन से मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू करने की अपील की है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन सेंटर ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शन डिसीज ने एक शोध किया है। इस शोध में आए नतीजों के अनुसार ये नए प्रकार का वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इसके कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और मरने वालों की संख्या में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी आई है। नई स्ट्रेन के मद्देनजर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर प्रतिबंधों में थोड़ी सी भी ढील की गई तो इससे संक्रमित मामले और बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ये नई स्ट्रेन पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।